Hello everyone. In this video, I am going to take the topic the continuous resources and distribution of natural resources. And the chapter is resources and development. So what are continuous resources? Continuous resources क्या हैं? ऐसे resources जो हमेशा available हैं. Based on their availability, natural resources can be continuous. These resources are always available and do not rely on human actions. अब जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ये हमेशा अवेलेबल है हमारे पास. टाइडल एनर्जी है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूस रिसोर्सेज के. तो इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हमारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और कैसे उसको बेस्ट मैनर में यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में. तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे डिपेंड करता है. सोलर सेल्स, सोलर प्लेट्स आजकल हर जगह इंस्टॉल हो रही हैं. ठीक है. टाइडल एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैसे उसको कन्वर्ट करना है. तो इस पे भी काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है. बट ये जो टाइडल एनर्जी का है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, और हर जगह अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका ज़्यादा नहीं हुआ है. तो वैसे ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? कंटिन्यूस रिसोर्सेज के, जो कि हमेशा अवेलेबल हैं हमारे लिए. नेक्स्ट अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की. तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो हमारे नेचर ने हमें दिया है, हमारे ब्लू प्लैनेट ने हमको दिया है, इसमें किसी ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये अवेलेबल हैं हर जगह. बट उतनी अगर हम इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखें या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा नहीं है. दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. सम रिसोर्सेज माइट बी abundantly available in certain parts of the world and not available in other parts. So there is an uneven distribution of natural resources. यानी कहीं पे कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पे कोल ज़्यादा है, कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा हैं, कहीं पे आयरन ऊर ज़्यादा हमको मिल रहा है, कहीं पे कॉपर और गोल्ड मिल रहा है. तो इस तरीके से हर जगह सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का. दिस इज़ बिकॉज, अब इसका रीज़न क्या है? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एज वेल एज डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो वर्ल्ड का यानी हमारे जो ब्लू प्लैनेट के फॉर्मेशन और उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द ब्लू प्लैनेट, तब से लेके अब तक में जितने भी जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से इनका डिपोजिशन हर एक प्लेस पे अलग अलग हमें देखने को मिलता है. तो ये डिपेंड करता है लैंडफॉर्म पे. कहीं पे डिफरेंट टेरेन है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पे सी है. ठीक है. तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ का जो जोग्राफिकल डेवलपमेंट हुआ है वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरा है. तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये लैंडफॉर्म फॉर्म हुए. नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग एट एनी प्लेस एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल रिसोर्स वैरी. ठीक है. कहाँ पे किस तरह से लोग कितने तरह के लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन वहाँ पे है, और कितने ज़्यादा वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं. तो ये भी डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उस जगह पे. ठीक है. जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा या बिज़नेस के लिए एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वो रिसोर्सेज जल्दी वहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे. ठीक है. अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो जल्दी ख़त्म होते जाएंगे. ठीक है. जो छोटे छोटे प्लेट्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, छोटे माउंटेन्स ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये हम अपने नेचर के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ उनका हम एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे कितनी है. तो हर एक प्लेस पे बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि लिमिटेड मैनर में यूटिलाइज़ कर रहे हैं. ऑल्टरनेटिव्स पे उन्होंने जल्दी रिसर्च कर ली है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं.
रिसाइकलिंग पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, ठीक है। तो कंजर्व भी कर रहे हैं और लिमिट भी कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को और एक्सप्लॉयटेशन को। नेक्स्ट अब इसमें आता है कि टेक्नोलॉजी एंड मनी पावर आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू रिसोर्सेज एंड देन इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़रूरी है। हमारे पास अगर ड्रिलिंग मशीन्स नहीं हैं तो हम ऑयल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। समुद्र में काफ़ी नीचे से जो पोर्स, जो रॉक्स हैं, उनमें जो ऑयल है उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास मशीन्स नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम जो ओर निकल रहा है उससे हम मेन मेटल उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना ज़रूरी है और मनी भी ज़रूरी है। इन रॉ जो मटेरियल्स हैं, जो नेचुरल रॉ मटेरियल्स हैं, उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आयरन प्लेट्स बनानी है, स्टील रॉड्स बनानी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट हमें मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को ही हमने कन्वर्ट किया है अपने यूजेबल फॉर्म में। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है और मनी भी ज़रूरी है। रिसोर्सेज ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, ठीक है। इनमें भी बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो टेम्परेचर और जो क्लाइमेट का जो इनमें इम्पैक्ट पड़ता है, उससे इनके फॉर्म में भी चेंजेस आते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर जगह अवेलेबल नहीं है, कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। और इसका रीज़न क्या है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और डिफरेंट क्लाइमेट है। पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन भी एक बड़ा मेजर है, एक बड़ा रीज़न है, और उनकी डिपेंडेंसी नेचुरल रिसोर्सेज पे कितनी है। नेक्स्ट फिर एक्सप्लॉयटेशन के लिए टेक्नोलॉजी और मनी का रोल भी बहुत ज़्यादा है, और ये रिसोर्सेज इनके फॉर्म में चेंज भी होता है टाइम टू टाइम, ठीक है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है। अब इनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो उसके कुछ इल इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो क्या है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। CO2 क्या कर रही है, ग्रीन हाउस गैस है, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारे सन के जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। दीज गैसेस हैव चेंज्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो व्हेन यू राइड अ कार, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड goods also emit carbon dioxide. These affect our atmosphere, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। चाहे हम जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, उससे जो स्मोक निकल रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं, ये सारे जो हैं एनवायरनमेंट को और ह्यूमन लाइफ को काफ़ी बैडली इम्पैक्ट उस पर डाल रहे हैं, हमारे लंग्स पे असर कर रहे हैं। If steps are not taken to correct this now, there could be serious consequences, ठीक है। काफ़ी हमारी अर्थ के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और जो सी का लेवल है वो राइज हो रहा है। दिस वुड मॉडिफाई क्लाइमेट पैटर्न्स एंड क्रॉप यील्ड्स एज वेल एज वाटर सप्लाईज, ठीक है। डेजर्ट्स में देखिए आजकल बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, राजस्थान का जैसे एरिया इंडिया में है, तो वहाँ पर भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि जो ड्रॉट की सिचुएशन हर साल आ रही है। तो ये जो पैटर्न है जो चेंज हो रहा है, तो ये इन सब के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसका शुरू कर दिया है, जिससे इसके इल इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। In addition, desert regions could increase in area. The air quality of a place is measured in terms of total carbon emissions due to human activities. It is expressed in tons of carbon dioxide. कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उस एरिया में हो रहा है
उसका जो परसेंटेज है वो एयर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना कम कंपोजिशन होगा CO2 का, उतना ही अच्छी एयर क्वालिटी वहाँ पे है। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है क्योंकि कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे फ्लड आ रहा है। तो ये जो साइकिल है क्लाइमेट का, वो चेंज हो रहा है। इसकी वजह से सीरियस चैलेंजेस आ रहे हैं। For the maintaining of the quality of life, resources are played vital role for human survival. Therefore, human used them undiscriminately. हमारी जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, उनके लिए हमें इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना ही करना है। ये रिसोर्सेज बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। एज अ रिजल्ट, रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, accumulate in few hands and led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Land degradation भी हो रहा है, जो केमिकल वेस्ट हैं वो सब जो डंप किए जा रहे हैं उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है, मशीन्स का जो शोर है, और एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि स्मोक जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन भी कर रहा है, जो सन की हार्मफुल जो रेज़ हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही हैं। तो हर तरीके से इन रिसोर्स का जो ओवर यूटिलाइजेशन है वो हमारे अर्थ के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसी में हमने देखा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन या जो यूज़ है वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ या हमारे अर्थ के लिए अब धीरे धीरे एक चैलेंजिंग सिचुएशन लाता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें एजेंडा 21 के बारे में देखेंगे।